चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8वीं गणित का अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इस लेक्चर में करेंगे उदाहरण नंबर 5। तो चलिए क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या -60/3 के दुगने में क्या जोड़ दिया जाए या क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो परिमेय संख्या है -60/3, ये बटे है, तो -60/3 के दुगने में, दुगने यानी 2 के गुणा में यानी 2 गुना में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला है -7, जो जो बोलते जा रहे हैं ना अपन वैसे वैसे लिखते जाएंगे। अपन को क्या करना, क्वेश्चन जो बोलता जा रहा है वैसा करता जाना, तो उससे अपन को क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने बोला परिमेय संख्या -7/3 लिख दिया। -7/3 के दुगने में क्या बोला है, दुगने में क्या जोड़ा जाए, माने इसका 2 गुना, इसका 2 गुना यानी इसको कर देंगे अपन 2 से गुणा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ना इस -7/3 के दुगने में, दुगने यानी 2 का गुणा, तो दुगने में 2 का गुणा किया तो क्या जोड़ा जाए। अब इसमें इस पूरे में क्या जोड़ा जाए, -7/3 के दुगने में यानी 2 के गुणे में क्या जोड़ा जाए, तो अपन जोड़े। अब क्या जोड़ा जाए, क्या बोला ना, पता नहीं है ना अपन को, तो अपन मान लेंगे x। मान लिया अपन ने x जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होगा, 3/7 प्राप्त होता। तो आंसर किस में लिखते, बराबर में, तो बराबर में 3/7 आ गया। समझ रहे हैं ना किस प्रकार से लिखना है। तो परिमेय संख्या -7/3 के दुगने यानी 2 के गुणे में क्या जोड़ा जाए, तो अपन ने मान लिया x जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए प्लस बनाते, तो x जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 3/7। तो प्राप्त होता है, आंसर आता, तो आंसर आता है बराबर में, तो बराबर 3/7। ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर से होता है, नीचे का नीचे। अब यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है तो ऊपर वाले का बस कर दे रहे, 7 दूनी 14 और माइनस है तो माइनस, और बटे में 3 है नीचे तो बटे में 3। अब प्लस x बराबर 3/7, 3/7। ठीक है। अब ये देखो ये जो -14/3 है इसको अपन उस साइड पक्षांतर कर देंगे, उस साइड पहुंचा देंगे, तो यहाँ सिर्फ x बचा, 3/7 यहाँ पहले से था, ये 14/3 उस साइड गया तो काय में आ गया, माइनस में है ना इस साइड, तो इस साइड आ गया प्लस में, तो ये आ गया प्लस का 14/3। क्लियर। अब इसके बाद अपन को इसको सॉल्व कर देंगे। अपन को पता है ना, पहले तो अपन इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। 7 3 का लघुत्तम अपन ने लिया तो कितना आया, 21 आया। कितना आया, 21 आया। पता है ना कैसे सॉल्व करना, पहले इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, फिर इसका इसमें भाग, फिर जो आंसर आया उसका ऊपर गुणा। तो लघुत्तम लिया तो 21 आया। अब पहली संख्या उठाई, नीचे का नीचे भाग, तो 7 का भाग 21 में दिया तो कितना आया, 3। 7 3 21 होता ना, तो 7 3 21 यानी 3 आया। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 3 का 9। ठीक है, बीच में प्लस का निशान है, धन का निशान है, तो धन का निशान बनाएंगे। उसके बाद अब अगली संख्या लेंगे, अब नीचे वाले का नीचे में भाग, तो 3 का भाग 21 में दिया तो कितना आया, 3 30 आते 21 आया, 30 आते यानी 7, तो 7 का अब ऊपर गुणा करेंगे तो 14 का जब अपन 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 98। आप गुणा करके देख लेना, जब 14 का आप 7 में गुणा करेंगे, किसमें, 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है ना, 14 7 98। अब देखो 9 और 98 को आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 107। कितना आ गया, 107, और बटे में क्या है, 21, तो बटे में 21 आ गया। मतलब देखो x का मान कितना आ गया, अभी कटेगा नहीं, 107 और 21 कटेगा नहीं, तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, x का मान कितना आ गया, 21। x अपन ने क्या माना था, वो माना था जो क्या जोड़ने पर, क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि -7/3 के दुगने में क्या जोड़ दिया जाए, तो अपन ने वो क्या के लिए, अपन ने क्या, अब पता तो है नहीं क्या जोड़ने, तो अपन ने x जोड़ दिया था, तो यही आ गया x माने 107/21 जोड़ दिया जाए, यही आ गया अपना आंसर। इतना ही बस अपन को ज्ञात करना था। समझ में आया ना आपको। तो लास्ट में अपन लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में 160/21 जोड़ दिया जाए तो जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, 3/7 प्राप्त होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं अगर आपको लिखना चाहें अथा में। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। क्लियर। आगे बढ़े। अब करते हैं अपन उदाहरण नंबर 6। कौन सा करते हैं, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या कहला है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप क्या है, 13 सेंटीमीटर है, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 2 सही। ये इस प्रकार से लिखा है, इसको अगर आप अच्छे से लिखना चाहें तो 2 सही, 1 मिनट, 2 सही 3/4, ये ऐसा लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है टाइप में,
तो 2 सही 3/4, ये 23 नहीं मान लेना, 2 सही में, चलो यहाँ थोड़ा नीचे बता दे रहे, 2 सही 3/4 है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले देखो कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो अपन को दिया गया क्या है, परिमाप दी गई है आयत का और चौड़ाई दी गई है। अब इसके बाद लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप में लंबाई चौड़ाई दोनों होती हैं, तो अपन सूत्र किसका लगाएंगे, सबसे पहले आयत के परिमाप का। लेकिन उसके पहले अपन कुछ मान लें, जैसे मान लो अपन को क्या दिया गया, पहले तो ये देखो चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी गई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो इसको पहले अपन ये सही वाला मिश्र बिंदु ने दी गई है ना, ये सही वाला जो दिया रहता 2 सही 3/4, ये तो पता है ना कैसे पढ़ते हैं, आगे वाले को सही बोल के पढ़ते हैं, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले नीचे और ये आगे वाले का गुणा होता है, तो 4 दूनी 8, और जो 8 आया इसका ऊपर जोड़ देंगे, तो 8 और 3 कितना हुआ 11, और बटे में जो है तो एज इट इज लिख देंगे, माने ज्यों कहते हैं लिख देंगे, तो आ गया 11/4 सेंटीमीटर। यानी ये बटे में पहले मिश्र भिन्न में दिया था, और अपन को मिश्र भिन्न का जोड़ना गुणा तो बनता नहीं है, अपन क्या करते नॉर्मल भिन्न बना लेते। तो कैसे बनाते, नीचे वाले और आगे वाले का अपन क्या कर देते हैं, गुणा कर देते। तो 4 का गुणा 2 में किया तो कितना आया 4 दूनी 8, और जो ऊपर दिया है उसको जोड़ देते, तो 8 और 3 11, तो ये लिख दिया, और बटे में 4 दिया तो बटे में 4 बना दिया। ठीक है ना, समझ में आया। तो अब ये चौड़ाई हो गई, और क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। तो अपन किसका सूत्र लगाएंगे, आयत का परिमाप। क्या लगाएंगे सूत्र, आयत का परिमाप। क्या होता है भैया, 2 गुणित लंबाई, 2 गुणित लंबाई, ये हम पूरा लिख दें, चलो पूरा लिख दें नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना। तो अब देखो परिमाप कितना दिया है आयत का 13, तो आयत के परिमाप के नीचे लिख देंगे 13, बराबर है तो बराबर, 2 गुणित है तो 2 गुणित, लंबाई कितनी है नहीं पता ना, अपन को लंबाई नहीं पता ना, इसलिए अपन क्या करेंगे, लंबाई को मान लेंगे x। यहाँ लाइन ऊपर लिख सकते हैं, माना हल के पहले हल लिखेंगे ना, उसके पहली लाइन में लिखेंगे माना लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, और चौड़ाई इतनी दी है। अब परिमाप का सूत्र अपन लगा देंगे। ठीक है ना। तो लंबाई को अपन x मान, देखो कोई भी जो चीज़ अपन को ज्ञात करना हो और अपन को पता ना हो ना, तो अपन उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इससे अपन है ना उसका मान पक्षांतर करके निकाल लेंगे इस सूत्र में रख के। तो लंबाई अपन ने x मान ली, तो लंबाई की जगह x लिख दिया, प्लस चौड़ाई कितनी आई है अपनी, चौड़ाई ये वाली सही वाली नहीं, अपन इसको बटे रूप में बन गया ना, भिन्न के रूप में, मिश्र भिन्न में था ये पहले, अब ये भिन्न में बदल गया, तो इसको इसका मान रखेंगे 11/4 और कोष्टक बंद। ठीक है ना। अब देखो ये 2 गुणित है और ये कोष्टक में है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोष्टक बना हो, आगे गुणा में हो कोई संख्या, तो पहले कोष्टक के बाहर वाली संख्या का पहली संख्या में होता है, फिर बीच का चिन्ह लगाते हैं, फिर इस आगे वाली संख्या का पीछे में गुणा होता है। ये आप जरूर ध्यान रखना। तो पहले अपन 2 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 2x, फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब 2 का गुणा किससे करेंगे, 11/4 से। जब हम 2 का गुणा 11/4 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा तो 11 एकम 11 और बटे में 2। ठीक है ना, ये अपना आ गया। समझ में आया ना किस प्रकार से करना। पहले 2 का गुणा x में किया तो 2x, बीच में प्लस का निशान तो प्लस, और 2 का गुणा 11/4 में करेंगे ना तो 2 से 4 कटे जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 11/2 आ गया। क्लियर। अब देखो जो ये 11/2 है इसको इस साइड पहुंचा, पक्षांतर करो, तो ये प्लस में, इस साइड आगे काय का हो जाएगा माइनस का, और बराबर। इसके बाद अपन को क्या करना है, देखो ध्यान से। अब यहाँ क्या करना है, इसके बटे में कुछ नहीं है, देखो ये बटे वाली संख्या है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो अपन बटे में क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। अब इसके बाद अपन इनका ले लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया 2, एलसीएम ले लिया ना। कैसे सॉल्व करते इनको, एलसीएम लेके, तो एलसीएम लिया यानी लघुत्तम लिया, तो 2 और 1 का लघुत्तम लिया, तो 2 हमने 2 में दिया तो कितना आया, 2 आया, 1 दूनी 2 तो 2 आया, 2 का गुणा ऊपर किया तो आया 13 दूनी 26। अब बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का। अब दूसरी संख्या लेंगे, अब नीचे का नीचे में भाग देंगे, तो 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 2 एकम 2। ठीक है, 1 आया अपना, और 1 का 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आया, 2 एकम 2, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 बराबर 2x।
ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये इतना नीचे का रह गया तो अपन यहाँ कर ले रहे। तो 26 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा अपना, ये बचेगा 15। कितना बचेगा भैया 15, और बट्टे में क्या है 2, बराबर में कितना 2x। समझ में आया ना, 26 में से 11 गए तो 15 और बट्टे में 2 बराबर 2x। ठीक है। अब देखो, अब अपन को क्या करना, देखो यहाँ 2 x के साथ कोई x और 2 के बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा का है। जब एक चर राशि और एक अचर, ये चर राशि हो और एक अचर राशि हो, देखो अब आप कहेंगे सर चर अचर क्या है, तो और ये आप कई बार ये हो सकता है कि आप कहेंगे ये बटे वाली संख्या में कैसे कर दिया सर, ये लघुत्तम लिया कैसे। तो भैया आपको अगर देखो कई बच्चे होंगे जिनको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये तो आपने सर बताया है कि इस प्रकार से अपन ने लघुत्तम लेते, फिर यहाँ नीचे भाग करते, फिर ऊपर गुणा करते। लेकिन जो पहली बार सीख रहे हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, तो हो सकता है आपको समझ में थोड़ा दिक्कत हो, माने दिक्कत हो कि अगर ये आपने पहले और आगे की लेक्चर नहीं देखे हो, माने इसके पहले के जो लेक्चर है ना अपने, जिसमें हमने डिटेल से बताया पहले आपको कि किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं, समझ रहे बात को, और है ना फिर किस प्रकार से पक्षांतर करते हैं। तो आपने अगर क्रम से नहीं देखा है तो हम तो एक ही गुजारिश करते कि आप पहले क्रम से देखें वीडियो, ठीक है ना। पहला पार्ट करें फिर दूसरा, क्योंकि पुराना काम में आता है आपका। ये सब हम सिखा चुके किस प्रकार से लघुत्तम लेते, किस प्रकार से सॉल्व करते, बस यहाँ थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत जा रही हो तो पहले पुराने लेक्चर देख के आए आप। चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये जो भिन्न वाली हमने बताया ना कि किस प्रकार से सॉल्व करते, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में समझाया, पहले चैप्टर में। उसके बाद पक्षांतर हमने दूसरे चैप्टर के पहले लेक्चर में बताया, ये दूसरा लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये पक्षांतर बताया। बाकी ये जो बटे वाले सॉल्व करने वाले हैं ये हमने पहले पार्ट के पहले लेक्चर में बताया। तो जिसने अगर ना देखा हो और समझ में ना आ रहा हो तो वहाँ जाके देख सकते हैं, फिर ये देखें तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अचर संख्या अचर कहलाती है, जो गणितीय संख्या होती है, और ये ABCD वाले अक्षर कहलाते हैं गणित में चर। तो ये चर और अचर के बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा का, यानी गुणा का है मतलब, ठीक है ना। तो 2 गुणा में इस साइड जाके काय में आएगा भाग में, और भाग यानी होता है बटे में, भाग यानी होता है बटे में। तो अब बटे में पहले से 2 है और एक नए 2 को लाना है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, गुणा लगा के नए इस वाले 2 को भी यहाँ ले आएंगे। तो ये हो गया। अब देखो x आगे लिखो चाहे पीछे कोई मतलब नहीं, तो ऊपर 15 और 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया भैया 15/4, कितना आ गया 15/4। और अपन को क्या चाहिए था लंबाई, और लंबाई को क्या माना था x माना था, और x कितना आ गया 15/4, यानी अतः लंबाई कितनी प्राप्त हो गई 15/4 सेंटीमीटर। समझ में आया ना किस प्रकार से करा। बस थोड़ा सा आपको वही है कि बेसिक अगर आपको पता है बेसिक कि किस प्रकार से सवाल सॉल्व करना, किस प्रकार से पक्षांतर करना, किस प्रकार से जोड़ना घटाना करना, तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू से देखें, ठीक है ना। तो अपना x बराबर 15/4 आ गया, x क्या माना था अपन ने, लंबाई मानी थी, वही तो ज्ञात करना, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई आ गई 15/4 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 15/4 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़े अब, ठीक है ना बच्चों। अब करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण नंबर 7। ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले ये जो इबारत वाले सवाल होते हैं ना हैं, उसमें अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अच्छे से इबारत पढ़ते हैं, समझते हैं कि कंडीशन क्या है, माने स्थिति कैसी है, कि क्या बोलना चाहता है, क्या ज्ञात करना है, उसके हिसाब से अपन ये सवाल करते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु, माने जो साहिल है, एक बच्चा है साहिल, उसकी माता जी माने माँ की आयु है ना, वर्तमान की आयु जो फिक्स अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट माने अभी वो कितने साल की हैं। तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। मतलब तो समझो क्या बोल रहा है कि साहिल की माँ की आयु साहिल की वर्तमान आयु से वर्तमान आयु की कितनी है, तिगुनी है। मतलब जो अभी मान लो जो साहिल है जितने साल का है उससे 3 गुनी, माने उससे तिगुनी, माने क्या होगा 3 गुनी जो साहिल की अभी आयु, जैसे मान लो 10 है, साहिल की आयु मान लो 10 है, तो मम्मी की आयु इससे तिगुनी है। तिगुनी मतलब 3 गुनी, यानी 10 है इसकी 3 गुनी, 3 गुनी यानी 3 का गुणा, तो 10 × 30, समझ रहे ना, यानी मम्मी 30 की हैं। इस प्रकार से ये है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हल डालेंगे, अपन कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले हल डाला अपन ने, और सबसे पहले लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना साहिल की आयु। सबसे पहले अपन ने मान लिया माना साहिल की आयु, माना साहिल की आयु बराबर x वर्ष।
कितना है, साहिल की आयु कितनी है, x वर्ष, कितनी है, x वर्ष, ठीक है ना। और इसके बाद साहिल की माता की आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु, हाँ सॉरी, साहिल की वर्तमान आयु, वर्तमान और जोड़ लेना क्योंकि लिखना पड़ता है, साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, देखो माँ की आयु कितनी है, साहिल की आयु से तिगनी, तो इसलिए 3 गुनी यानी 3x। समझ रहे हो बात को। यदि अपन साहिल की आयु को मान लें x वर्ष तो माँ की आयु कितनी होगी, तिगनी। देखो इसमें दिया नहीं रहा है कि 4 साल की है कि 5 साल की, उसने सिर्फ बता दिया कि जितनी भी साहिल की आयु है, जितनी भी, उससे 3 गुनी किसकी है, उसकी माता जी की। तो अपन ने मान लिया, देखो जो नहीं पता हो ना उसको अपन x मान लेते हैं। तो अपन ने साहिल की आयु को क्या मान लिया, x मान लिया। तो माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष है और अपन को पता है क्वेश्चन ने दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन ने, कि उसकी माँ की आयु 3 गुनी है, तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तिगनी यानी 3x, ठीक है ना। अब देखो आगे पढ़ो, 5 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। माने इन दोनों की जो 5 वर्ष बाद की आयु होगी ना, उनका योग कितना हो जाएगा, 66। जैसे मान लो अभी साहिल कितने का है, 10 का, तो 5 साल बाद कितने होगा, 5 जोड़ देंगे अपन। देखो कभी भी अगर बाद बोले, माने इतने साल बाद, तो बाद होते तो अपन जोड़ देते, तो 10 में 5 जोड़ा, सॉरी यहाँ 35 लिख दिया, 15, ठीक है ना। और ऐसी मम्मी की अगर मान लो 30 है, माता जी की 30 है, उनकी माँ की 30 है, तो 30 में अपन 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। मतलब 5 साल बाद की बोले, जैसे मान लो आज आप, जैसे मान लो आप हो, जो आप पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, तो आपकी मान लो वर्तमान आयु 20 है, मान लो 20, मान लो 14 होगी, किसी की 13 होगी, मान लो अपन ने 20 मान लिया, आपकी आयु 20 है। 5 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी, 5 और जुड़ जाएगा, 20 और 5 25, आप कहेंगे सर 25 होगी, तो वही हम कहना चाहते हैं। मान लो अभी आयु साहिल की 10 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 15, तो अपन क्या करेंगे, बाद की बोले उन्हें तो प्लस करना है। और अगर बोलते 5 साल पहले कितने, आज मान लो आज 10 साल के हो आप, और 5 साल पहले कितने के थे, 5 के थे, क्यों, कैसे किया, 10 में से अपन ने 5 घटा दिया, तो मतलब पहले की पूछे तो घटाएंगे और बाद की पूछेंगे तो जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला है, क्वेश्चन वालों ने बोला है कि साहिल की और उनकी माता जी की दोनों की आयु 5 साल बाद, दोनों की आयु कितनी, 5 साल बाद जोड़ने पर कितना आएगा, 66 आएगा। तो पहले तो अभी तो अपन को वर्तमान की पता है, अभी कितनी है प्रेजेंट में, इतनी साहिल की x है और माता की 3x है। तो 5 वर्ष बाद की पता करें, कैसे, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी होगी, अभी कितनी है x, और 5 साल बाद क्या होगी, 5 अपन जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद साहिल की माता की आयु, साहिल की माँ की आयु, ठीक है ना, साहिल की माता की आयु कितनी होगी, अभी कितनी है प्रेजेंट में, 3x, और 5 साल बाद क्या होगी, 5 जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 3x प्लस 5 वर्ष। समझ रहे ना, यहाँ सब में वर्ष जोड़ देना, इतने वर्ष का है ये, ठीक है ना। अब देखो समझ में आया ना किस प्रकार से, पहले अपन ने साहिल की आयु मान लिया x, और क्वेश्चन ने बोला था कि साहिल की जितनी आयु हो उससे तिगनी किसकी है, माँ की। तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, x माना था साहिल की, तो माँ की तिगनी है, तो अपन ने मान लिया 3x। अब इसके बाद अगला आगे और बोला कि 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद माने 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है, 5 साल बाद कितनी, 5 और जुड़ जाएगी, तो बढ़ते हैं ना, उम्र बढ़ती, मान लो आज 10 के हो तो 5 साल बाद 15 के, अगर 15 के हो तो 5 साल बाद 20 के, तो 5 जुड़ रहे, बाद बोल रहे तो जुड़ रहे ना, तो 5 वर्ष बाद, क्योंकि इन्होंने बोला ना 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 है। तो मान लो पहले 5 वर्ष बाद कितनी होगी साहिल की, अभी x है, तो 5 साल बाद x प्लस 5। इसी प्रकार माँ की अभी कितनी है, 3x है, और 5 साल बाद 3x प्लस 5। आया बात समझ में, ये आ गई। अब इसके बाद प्रश्नानुसार, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न का क्या कह रहा है, प्रश्न ने ये बोला कि जो 5 साल बाद की ये दोनों की आयु है, उनको जोड़ने पर, यानी उन 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। दोनों की आयु का योग माने दोनों के माने जो माता है और उसका पुत्र साहिल है, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 66। तो अभी 5 साल बाद की आयु कितना है, x प्लस 5, और माता की कितनी है, ये तो साहिल की हो गई, और माता की कितनी है, 3x प्लस 5। और ये ध्यान रखना, ये नहीं जोड़ना x और 3x, क्यों सी, उनने क्या बोला, 5 वर्ष बाद की,
किस वर्ष बाद की? 5 साल बाद की। तो 5 साल बाद की ये है ना दोनों, तो x + 5 और 3x + 5 ये साहिल की आयु, ये साहिल की माता की आयु, इन दोनों की आयु का योग यानी जोड़ दिया, कितना है? बराबर में 66 है। कितना है भैया? 66 है। 66 समझ रहे हैं ना? देखो इन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, माने 66 वर्ष हो गया। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करो, x वाले को जोड़ो और संख्या और संख्या को जोड़ो, तो 3x और x कितना हो गया? 4x, और 5 और 5 कितना हो गया? 10, बराबर में 66। ठीक है ना? अब देखो 4x तो ये यहीं का यहीं, और इस 10 को उस साइड पहुंचाओ, तो इस साइड जाएगा, यहाँ प्लस का 10 है, इस साइड जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो 66 में से 10 घटाए तो कितना बचा? 56 बचा। कितना बचा भैया? 56 बचा। अब देखो, अब यहाँ 4 यहाँ गुणा में, देखो हमने बताया ना पिछले क्वेश्चन में कि जी अचर है 4 और x चर है, इनके बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा का निशान है। तो 4 काय में यहाँ गुणा में, इस साइड जाके बटे में चला जाएगा, बटे यानी भाग में चला गया। तो अब काटो, 4 एकम 4 और 56, अपन ने 4 से 56 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा भैया? ये आएगा 14। कितना आएगा? 14। देखो करके देख लो, 4 का 56 में जब आप भाग दोगे ना, तो 4 एकम 4, ये देखो बचा 1 और उतारे 6, 4 चौको 16, ये 16 कट गए ना, कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। तो अपन ने वही तो लिख दिया कि 14 आ गया। ठीक है ना? तो x बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, x बराबर 14 आ गया, और x क्या माना था? साहिल की आयु माना था। तो यहाँ लिख देंगे अलग से। देखो इसके बाद देखो ये इतना लिखा, फिर इसको डिब्बे का लिखना है। तो अतः साहिल की आयु, साहिल की वर्तमान आयु, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दें, साहिल की वर्तमान आयु बराबर कितना मानी थी अपन ने? x मानी थी। तो x और x कितना आ गया? 14। तो माने 14 वर्ष का है। साहिल कितने साल का है? 14 वर्ष का है, माने 14 साल का है। अब उसकी माँ की आयु कितनी मानी थी? साहिल की माँ की आयु बराबर कितनी मानी थी भैया? साहिल की माँ की आयु 3x मानी थी, तो 3x मानी थी, तो 3 बीच में कोई निशान नहीं, गुणा x का मान कितना आया? 14, और 14 थी भैया कितना होता है बताओ? 42 होता है कि नहीं होता है? तो 14 और 42, तो माने उसकी माँ की आयु कितनी है? 42 वर्ष है। समझ में आया ना? क्योंकि अपन ने क्वेश्चन में क्या बोला था? इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और वर्तमान क्या माना था? साहिल की x और माँ की, देखो ये नहीं, इसमें मान नहीं रख देना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आंसर क्या पूछा? उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान बोला तो वर्तमान ही माना था ना, उसकी साहिल की x और उसकी माता जी की कितनी मानी थी अपन ने? 3x मानी थी। क्लियर ना? समझ में आया? अब अपन को क्या करना है? ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये आ गया। साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष और उसकी माता की आयु 42 वर्ष है। समझ में आया? ये हो गया अपना क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 8। चलो सबसे पहले अपन हल डालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ठीक है ना? तो उदाहरण क्या है? बंसी के पास कुल सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यानी कुछ सिक्के, ये सॉरी कुछ कुल नहीं है, यहाँ है कुछ। तो बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले हैं और कुछ सिक्के 5 रुपए वाले, यानी एक अपना बंसी नाम का बच्चा है या लड़का है, उसके पास क्या है कि 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। क्लियर? अब यदि रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? यदि 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है और उनके मूल्यों का कुल योग 77 रुपए है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। माने पता करना कि 2 रुपए वाले कितने हैं और 5 रुपए वाली कितने, और उन दोनों का योग कितना दिया है, माने दोनों की कुल मूल्य कितना है? 77 रुपया है। ठीक है ना? तो अब अपन इसको क्या करेंगे? देखो एक चीज याद रखना, ऐसे सवाल में अपन मानते हैं। देखो अभी कुछ चीजें नहीं पता रहती तो उनको मानते हैं। मान लो x मान लिया, अब किसको मानेंगे? जिससे अपन तुलना कर रहे हैं। अब कहेंगे सर ये क्या बात हुई, किससे तुलना करें? देखो उसने क्या बोला कि यदि 2 रुपए वाले सिक्के, ये तो पता है कि 2 और 5 के सिक्का है बंसी के पास, यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगनी है। किससे तिगनी है? 5 रुपए वाले से। तो जिससे अपन तुलना कर रहे हैं, 5 रुपए से बात कर रहे हैं ना, इससे तिगनी है, माने 5 रुपए से तिगनी है। देखो 2 वाला ये बोल रहा है हम तिगने हैं, ये
2 का सिक्का, ये 5 का सिक्का, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ये 2 रुपए वालों के सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगनी है। देखो 5 रुपए वाले सिक्कों से तिगनी माने 5 कम के हैं, 5 के सिक्के कम है और 2 के ज्यादा है, क्योंकि ये तिगने हैं, तिगने यानी 3 गुने हैं। कौन बड़ा, कौन है ये, तो बड़ा 3 गुने। तुलना किससे कर रहे हैं, इस 5 वाले से कर रहे हैं, बेचारे से, इसलिए अपन लिख देंगे बेचारे को अपन पहले प्रायोरिटी देंगे, माने उसको पहले पूछेंगे। तो माना ₹5, माना ₹5 वाले सिक्कों की संख्या अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, सिक्कों की संख्या बराबर x, ठीक है ना। समझ रहे बात को, क्यों किसको x मानेंगे अपन, जिससे तुलना कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो तिगने हैं किससे, 5 वाले से, 5 वाले से तुलना कर रहा है, इसलिए 5 वाले को मान लिया x। और फिर ₹2 वाले सिक्कों, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इससे कितनी है, 5 वाले सिक्कों से तिगनी है, तिगनी यानी 3 गुणा। 5 वाले सिक्के x हैं तो उससे कितने हैं, 3 गुने, तो ये हो जाएंगे 3x। समझ में आया, ये हो गया 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ये 2 रुपए वालों की। अब सुनो, अब ध्यान से देखो, अब कुछ और टोटल पैसे बोले हैं 77, टोटल पैसे कितने बोले हैं, 77 बोले हैं। तो सुनो देखो, पहले अपन इन 5 ये पता कर लेंगे कि 5 रुपए के सिक्के मिल के कितने रुपए हो रहे हैं और 2 के मिल के कितने हो गए। टोटल तो पता है 77 हो रहे हैं, लेकिन 5 अकेले के कितने हैं और 2 अकेले के कितने हैं वो देखेंगे। तो देखो, जैसे मान लो एक सिक्के की कीमत 5 रुपए है, कितने, एक सिक्के की कीमत कितने है, 5 रुपए है, तो x सिक्के की कीमत कितनी होगी, 5x रुपए होगी। समझ रहे आपको हम क्या कहना चाहते हैं। देखो जैसे मान लो 2 पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 5 पेन की, देखो जैसे मान लो ऐसे मान लो एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 गुणित 5 यानी 50। ये गुणा कर देते हैं ना, जितने पेन हो और जितनी हो तो गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से हम कहना चाहते हैं, जैसे अगर एक 5 रुपए के एक सिक्के की कीमत 5 है तो एक सिक्के की कितनी होगी, 5 है। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो इन्होंने वही तो बोला है कि जैसे एक 5 वाले सिक्के कितने हैं, x हैं, कितने हैं, तो अपन लिखेंगे ₹5 वाले सिक्कों का मूल्य बराबर एक सिक्के। देखो एक सिक्के की कीमत 5 रुपए, तो अब 5 के कितने सिक्के, 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी, x, तो मूल्य कितना हो गया, 5 है। इसलिए इसी प्रकार से ₹2 वाले सिक्कों का मूल्य बराबर एक सिक्के का मूल्य 2 रुपए, तो अब कितने हैं 2 वाले सिक्के, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x है, तो एक का मूल्य 2 है, तो 3x माने कुल संख्या 3x है, तो 3x गुणित 2, क्योंकि एक का मूल्य 2 तो 3x सिक्कों का मूल्य कितना, 3x गुणित 2, तो 3 दूनी 6 और ये हो गया x, तो इनकी मूल्य कितना हो गया, 6x। समझ रहे हो बात को, इतना हो गया। अब अपन को क्या करना है, ये तो मूल्य हो गए। अब प्रश्नानुसार, अब क्या बोलेंगे अपन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, सुनो, इन दोनों 2 रुपए वाले और 5 वाले, ये 5 रुपए वाले का मूल्य और इन दोनों का मूल्य कितना है, 77 रुपए है। कितना है, 77 रुपए। मतलब ये जितने 5 रुपए वाले सिक्के हैं और 2 रुपए वाले सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य, माने टोटल रुपये से अपने पास 77 रुपए हैं। कुछ 5 वाले हैं और कुछ कितने वाले हैं, बता दो, कुछ 5 वाले हैं और कुछ कितने हैं, 2 वाले हैं, ठीक है ना। तो अब देखो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन इन दोनों को जोड़ेंगे। ये 5 रुपए वालों के मूल्य कितना है, 5x, और 2 रुपए सिक्कों का मूल्य 6x, तो दोनों को अपन 5x और 6x को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 77 रुपये, मानी टोटल 77 है। देखो 5 का मूल्य 5x और 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 6x, तो है ना दोनों का टोटल योग कितना है, 77। क्वेश्चन ने बोला ना उनके मूल्यों का कुल योग 77 है, माने टोटल पैसे। देखो समझो आप हमारी बात, देखो ये जो क्वेश्चन है ना इबारत वाले, इनको आपको डेली से लाइफ से ना रिएक्ट माने प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। जैसे आप खुद मान लो कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, मान लो हम बंसी हैं या अपने आप को मान लो बंसी हो आप, उसके पास कुछ 5 रुपए वाले सिक्के हैं और कुछ 2 वाले हैं। अब कुछ 5 के हैं कुछ 2 के हैं, तो संख्या भी दोनों की अलग अलग होगी। तो अपन ने 5 वाले की मान ली x और 2 वालों की मान ली 3x, ठीक है ना, क्योंकि तिगनी है।
अब 5 वाले का मूल्य कितना हो, कुछ 5 रुपये, देखो अगर 5 की एक ढेरी लगाओ, 5 रुपये एक साइड रखो तो कुछ पैसे 5 वालों के होंगे, और 2 की एक साइड रखो, 2 वाले सिक्के एक साइड रखो तो कुछ मूल्य उनका होगा। और उनने बोला दोनों का योग 77 है, माने टोटल पैसे 77 हैं। तो पहले अपन ने 5 का अलग निकाला, 5 वाले सिक्कों का मूल्य कितना, देखो एक सिक्के का x, तो 5 सिक्कों माने 5, एक सिक्के का मूल्य 5 रुपये, तो x सिक्कों का मूल्य 5x। इसी प्रकार 2 वाले सिक्के कितने हैं, 3x, तो एक सिक्के का मूल्य 2 रुपये है, तो 3x सिक्कों का मूल्य कितना होगा, 3x गुणे 2, क्योंकि 2 रुपये का एक है तो 3x कितने होंगे, 3x गुणे 2, तो 3 दूनी 6 और x 6x, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार प्रश्न बोल रहा है कि टोटल पैसे हैं अपने पास 77 रुपये, तो 5 रुपये की मूल्य और 2 रुपये वाले सिक्के के मूल्य दोनों को जोड़ दिया तो आया बराबर में 77। अब ये सॉल्व करो तो 5x और 6x कितना होगा, 11x होगा बराबर 77। अब 11 यहाँ देखो चार अचर, ये चार है ये अचर है, इनका बीच में कोई निशान नहीं यानी गुणा में है, तो 11 यहाँ गुणा में, उस साइड जाके काय में होगा, भाग में, भाग यानी बटे में, तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, तो x बराबर कितना आ गया 7, कितना आ गया x बराबर 7 आ गया है। यानी देखो x किसको माना था, 5 रुपये वाले को, यानी 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 7। देखो लास्ट में अपन यहाँ अलग से देखो इसके नीचे ये होता है ना डिब्बी वाला, अतः रुपये 5 वाले, क्योंकि क्यों सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी ना, तो अपन ने कितने माने थे, 5 वाले सिक्कों का मूल्य माने 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी, अतः रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना है x, और x कितना आ गया 7, यानी 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं 7। इसी प्रकार रुपये 2 वाले सिक्कों यहाँ सिक्कों लिखा है, सिक्कों की संख्या कितना माना था, रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या 3x, कितना माना था 3x माना था, तो 3 बीच में कोई निशानी यानी गुणा, और x कितना है 7, तो 7 × 3 21, यानी रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 21। आ गया समझ में कितना, कि 5 वाले कितने सिक्के हैं 7 और रुपये 2 वाले कितने हैं 21, समझ में आया। इस प्रकार से ये वाला सवाल करना था, थोड़ा सा समझने के लिए है, समझना पड़ेगा, बाकी बहुत सरल है, आसानी से बन जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो, थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो दोबारा से 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो करें अगले क्वेश्चन पे बढ़े अपन, ठीक है ना। अब अपन करेंगे उदाहरण नंबर 9। कौन सा करेंगे अब, उदाहरण नंबर 9 करेंगे। यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गुणज। अब कहेंगे सर जी गुणजों क्या है, मतलब सिंपल बात ये है 11 के पहाड़े में ऐसी 3 संख्या लगातार, जैसे मान लो 11 का पहाड़ा क्या होता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 ती 33, ऐसे 44, 55, 66, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से 11 के गुणजों मतलब लगातार, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, 3 लगातार गुणजों मतलब 11 के पहाड़े में ऐसी कौन सी 3 लगातार संख्या है जिनका योग 363 है, तो वो संख्याएं अपन को ज्ञात करना है सबसे पहले। तो क्या है कि ऐसे 3, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों, माने 11 के पहाड़े में कोई लगातार 3 हो सकता है, 33, 44, 55 हो सकता है, 66, 77, 88, माने यहाँ बीच में, यहाँ लाइन में कहीं भी लगातार, जैसे ये लिया ना लगातार 33, 44, 55, समझ रहे ना। तो ऐसे कोई 3 लगातार संख्या बताइए जिनका योग कितना है 363, और ये पता है कि 11 के पहाड़ी में आते हैं। तो अपन सबसे पहले इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डालेंगे हल। क्या डालेंगे, हल। माना, जो गणित का सबसे प्यारा शब्द है माना, तो अपन ने माना पहली संख्या, 3 संख्या है तो उसमें से पहली संख्या कौन सी होगी, माना पहली संख्या बराबर x, सबसे प्यारा अक्षर x, माना पहली संख्या बराबर x मान लिया, क्लियर। अब आएगी दूसरी संख्या, क्योंकि 3 संख्या है तो पहली संख्या तो x मान लिया, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या क्या होगी भैया, सुनो, देखो 11 के बाद क्या है 22, देखो 11 में 11 और जोड़ा तो कितना आया 22, अब 22 में फिर 11 और जोड़ा तो 33, 33 में फिर 11 जोड़ा तो आया 44, 44 में फिर 11 जोड़ा तो आया 55। इसी प्रकार से कई बार जिनको पहाड़ी बच्चों को याद नहीं होता तो वो जोड़ जोड़ के लिख देते ना, तो जिसका पहाड़ा, जैसे 11 का पहाड़ा है तो 11 11 जोड़ जोड़ के लिख देते हैं। तो देखो पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, जैसे मान लो ये 11 संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसमें 11 जोड़ोगे तो आ जाएगी। तो इसी प्रकार से पहली संख्या जी x है, उसमें 11 जोड़ दो तो दूसरी संख्या आ गई, समझ रहे ना। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 11। अब आ गया तीसरी संख्या, तीसरी संख्या
तीसरी संख्या क्या होगी, देखो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 11। अब ये हो गई दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या में 11 और जोड़ो। अब कहेंगे सर ये दो बार 11 लिख दिया। भैया देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी, अब ये तो इतना तो दूसरी संख्या है इतनी, तो फिर उसमें और 11 जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि 11 के पहाड़े में ना, समझ रहे हो आप बात को हम क्या कहना चाहते हैं। तो 11 जोड़ जोड़ के नई संख्या बनती जाती है ना आगे। तो पहली संख्या यदि x माने तो दूसरी संख्या में 11 और जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या, क्योंकि 11 का गुणज है यानी 11 का पहाड़ा पढ़ना, तो 11 जोड़ते जाएंगे। समझ रहे हो ना ये बात। तो जैसे 11 हम पहाड़ा होता है उसमें 11 जोड़ती जाती, तो आगे संख्या आती जाती हैं क्योंकि 11 का पहाड़ा है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या में 11 और जोड़ा तो x प्लस 11, और तीसरी संख्या में इस पूरे में यानी x प्लस 11 में, किसमें x प्लस 11 में, किसमें x प्लस 11 में अपन ये x प्लस 11 है दूसरी संख्या, उसमें 11 और जोड़ दिया। ये नहीं समझना कि सर आपने तो दो बार जोड़ दिया, इसलिए जोड़ा है क्योंकि इतना तो खाली ये दूसरी संख्या है इतनी, इस वाला 11 तो ये दूसरी संख्या का है, फिर नया 11 जोड़ा। समझ रहे हो। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 11 और तीसरी संख्या x प्लस 11 प्लस 11। समझ में आया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या, प्रश्नानुसार माने प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है इन तीनों संख्याओं का योग 363 है। माने योग मतलब जोड़ना, माने इन तीनों संख्याओं को योग मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 363। चलो तीनों को जोड़ो। पहले तो x संख्या है x, दूसरी संख्या x प्लस 11 तो x प्लस 11, और तीसरी संख्या है x प्लस 11 प्लस 11 तो x प्लस 11 प्लस 11। तो ये हो गई तीसरी संख्या। क्या हो गई, एक पहली संख्या ये x, दूसरी संख्या x प्लस 11, तीसरी संख्या x प्लस 11 प्लस 11। हालांकि इसको डायरेक्ट अपन x प्लस 22 भी लिख सकते हैं, 11 और 11 हो गया 22, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अपन है ना ये 11 प्लस 11 ना लिख के क्या लिख देंगे, 11 प्लस 22। समझ में आया बात को। तो ये आ गई, और इन सब को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 363, तो बराबर में 363। समझ में आया ना किस प्रकार से करना। अब देखो x वालों को जोड़ो, 1x 2x 3x, 1x 2x और 3x, तो ये हो गया 3x। ठीक है, ये संख्या जोड़ गई। इसके बाद 11 और 22 कितना हो गया, 33। 11 और 22 कितना हो गया, 33। क्लियर हो गया। बराबर में कितना लिखना अपन को, 363। कितना, 363। अब देखो 33 को अपन उस साइड पहुंचाएंगे तो इस साइड प्लस में, इस साइड काय में होगा, माइनस में होगा। तो ठीक है, देखो 363 में से अपन ने जब 33 घटाया तो कितना आया, 330। घटाओगे 363 में 33 तो आएगा 330। घटा के देख लेना आप, 363 में 33 घटाया, 3 में से 3 घटाया 0, 6 में से 3 घटाया 3, 3 ये जो करते हो आ गया ना 330। क्लियर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब ये 3 देखो, अब 3 को ये गुणा में, 3 और x बीच में कोई निशानी यानी गुणा, तो 3 को गुणा में इस साइड जाके भाग में आएगा, भाग यानी बटे में, तो ये बटे में 3 आ गया। अब काटो, 3 एकम 3 और 3 का भाग इसमें दोगे तो आएगा 110। कितना आएगा भैया, 110 आएगा। कितना आएगा, 110 आएगा। 110 आ गया। अब देखो, अब x बराबर आ गया 110, बटे में 1 है, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं रहता है, यानी x का मान कितना आ गया अपना, 110 आ गया। कितना आ गया, 110। अब ये x क्या मानी थी, पहली संख्या, तो पहली संख्या तो आ गई, दूसरी और तीसरी निकालना है। चलो बिल्कुल निकाल दे रहे। ठीक है, ये तो अपन ने समझाने के लिए बनाया था। ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ डिब्बे एक अलग से, यहाँ इसके बाद कहाँ लिखना है, ये ऊपर। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अतः पहली संख्या, अब वो याद करना था ना, सभी संख्या उन्हें याद कीजिए। तो पहली संख्या कितनी मानी थी भैया अपन ने, x, और x कितना आया 110, यानी पहली संख्या वो कितनी होगी, 110। अब देखो दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या क्या मानी थी, x प्लस 11, दूसरी संख्या x प्लस 11। तो x कितना आया 110 और प्लस 11, तो 11 और जोड़ दो उसमें, तो 110 में 11 जोड़ा तो कितना आया 121। 110 और 11 जोड़ा तो कितना आ गया 121 आ गया। अब तीसरी संख्या कौन सी संख्या, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या है, x प्लस, देखो x प्लस 11 या फिर लिख सकते हैं x प्लस 22, तो ये x प्लस 22। तो x कितना आया 110 और 22 ये लिख दिया, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 132 आया। कितना आया 132। तो पहली संख्या 110, दूसरी संख्या 121 और तीसरी संख्या 132 आया। ये अपन को ज्ञात करना था। आया बात समझ में, थोड़ी दिक्कत है, वीडियो को फिर रिवाइंड करके देखिए, फिर समझिए, तो आराम से आपको बनने लगा। क्योंकि देखो
रिवाइंड करके देखिए, अगर देखो जो जिसको आया बहुत अच्छी बात है, अपन आगे बढ़ रहे हैं, और जिसको नहीं आया ना उनकी बात कर रहे हैं कि वो एक बार और वीडियो देख लें। देखो थोड़ा बहुत तो आया होगा, फिर एक और बार देख लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, तीसरी बार देखो तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, समझ रहे। तो जितनी बार अपन समझेंगे, कितनी जितनी बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे करेंगे सॉल्व, तो उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अब करेंगे उदाहरण नंबर 10 करेंगे। कौन सा करेंगे, उदाहरण नंबर 10 करेंगे। तो उदाहरण 10 क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उसमें 2:5 का अनुपात है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66, माने कोई दो पूर्ण संख्या है यानी दो संख्याएं, उनका अंतर 66 है। अंतर यानी होता है घटाना, अंतर यानी डिफरेंस, बीच में कितना गैप है बीच वाले में, माने दो संख्या है उनके बीच में कितना गैप है, 66 है। दोनों की संख्या के बीच में कितना गैप है, 66 है। अब और उन यदि उन संख्याओं में, जो संख्या है दो, उन जिनमें गैप 66 का है, उन संख्याओं में अनुपात है 2:5 का, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ऐसे जब भी अनुपात वाले सवाल आए, यानी बोलें कि इन संख्याओं का अनुपात 2:5 या कोई भी अनुपात है, तो अनुपात जब भी हो ना, तो एक फ्री में एक चीज आपको मिलती है अनुपात के साथ, x। क्या मिलती है, तो मान लो एक संख्या ये 2 है तो 2x, और 5 है तो 5x, समझ रहे हो। यानी जब भी आपको अनुपात में संख्या मिल जाए उसमें, तो आपको x फ्री में लेना है। मतलब जैसे 2:5 दिया तो माने पहले देखो उन्होंने बोला ना दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 66 है, और यदि उसमें अनुपात कितना है 2:5, माने जो संख्या होंगी उनका अनुपात है 2:5। तो उन मन से संख्या मान लो जब भी अनुपात दिखा हो तो 2x, 2 के साथ अपन x मान लेंगे, फ्री में मिलेंगे, अनुपात में ये चीज़ फ्री में मिलती, ठीक है ना। तो 2 है, 2:5 है, तो मान ला पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 5x। तो सबसे पहले ये लिखेंगे माना सबसे प्यारा शब्द अपने गणित का, ठीक है ना। तो माना पहली संख्या बराबर 2x। पहला अनुपात क्या है, 2:5, यानी पहली संख्या 2 और दूसरी 5, लेकिन साथ में x फ्री में मिलेगा, तो पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या कितनी होगी, 5x। समझ रहे बात को, ये अनुपात वाला हमेशा पैटर्न समझना, आगे और क्वेश्चन इसी प्रकार के। तो जब भी अनुपात देखे उनमें x मन से दे दो, यदि 2:5 है तो एक संख्या 2x और दूसरी 5x है, ठीक है ना। तो अब अपन को इसमें तो संख्या बोली, अगर किसी में वजन वगैरह कुछ बोला तो अपन उस प्रकार से देखेंगे, लेकिन x फ्री में देंगे, तो 2x और ये 5x, तो पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 5x। अब आएंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो बोल रहा है उसके हिसाब से काम अब करेंगे। ये तो अपन ने माना वगैरह कर लिया, ठीक है ना। तो अब देखो उन्होंने क्या बोला है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, माने जो ये दो संख्या हैं दोनों, उनमें अंतर है 66 का। अंतर यानी होता है घटाना, योग यानी होता है जोड़ना, योग यानी जोड़ते ना, पिछले क्वेश्चन दिया था योग 363 है तो जोड़ दिया था, और अंतर बोला है, अंतर यानी घटाना। तो घटाते कैसे हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी दिख रही, 2x की 5x अपनी बड़ी है ना, तो 5x में से 2x घटा देंगे, और ये आ गया अंतर, घटाना यानी अंतर, तो कितना आ रहा है घटाने पे, अंतर कितना है 66, तो बराबर में 66। समझ रहे ना। इस प्रकार से अपन को क्या बनाना है, ये सवाल करना है, क्वेश्चन बनाना है और ये समीकरण बनाना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, देखो संख्या 2x और 5x है, अनुपात था ना, तो इसलिए एक संख्या 2x मान ली, 5x मान ली, अनुपात में x फ्री में मिलता है ये बता चुके। तो दूसरी संख्या 5x, पहली संख्या 2x, समझ रहे ना, पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 5x। तो अपन ने अंतर बोला, तो अपन ने बड़ी में से छोटी संख्या घटाई, तो ये दूसरी संख्या 5x और पहली संख्या 2x। तो अपन ने बड़ी संख्या 5x है, उसमें से 2x घटाया, अंतर कितना था 66, तो बराबर में लिख दिया 66, ठीक है ना। अब 5x में से 2x घटाओ देंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा, बराबर में 66, कितना, बराबर में 66। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो अब देखो 3 इसमें ये अचर है, ये चर है, बीच में कोई निशान नहीं, यानी गुणा का है, तो 3 गुणा में इस साइड जाएगा काय में, बटे यानी भाग में। तो अब काटो, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी x बराबर कितना आ गया अपना
22 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 22 आ गया। कितना आ गया, x यानी 22। अभी आंसर नहीं निकला, अभी तो x बस पता चला, जबकि ओरिजिनल आंसर तो पहली संख्या 2x है और यहाँ 5x है दूसरी संख्या। तो अपन मान भरेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर कितना माना था, पहली संख्या 2x, तो 2x बराबर 2 है तो 2, बीच में कोई निशान नहीं अपना, तो गुणा है तो अपन क्या बनाएंगे, इसमें गुणा है तो क्या बनाएंगे, गुणा, और x की जगह के लिए लिखेंगे 22, क्योंकि x कितना है 22, तो 22 दूनी 44। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 44। अब दूसरी संख्या, ठीक है ना, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 5x, कितनी है 5x, तो ये 5, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा, और x के स्थान पे क्या लिखेंगे 22, तो 22 पंचे कितना होता है 110, 22 पंचे कितना होता है बच्चों 110 होता है कि नहीं होता है, समझ में आया ना किस प्रकार से अपन को करना है। तो 22 पंचे अपन ने 110 लिख दिया, ये हो गया अपना आंसर, यानी पहली संख्या है 44, दूसरी संख्या 110। देखो इनके बीच में अंतर कितना है, बड़ी संख्या 110, उसमें से 44 घटाओ, 6 जीरो को मानो 10, 10 में से 4 गए तो 6, फिर ये 11 की जगह बचा 10, 10 में से 4 गए तो 6, देखो अंतर आ रहा है ना 66। वही ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिला भी सकते कि हमारा सही है कि गलत, ठीक है ना। तो अपन ने इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, उदाहरण नंबर 10 यहीं हो जाता है समाप्त। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, ठीक है ना, समझ में आया ना, सरल है काफ़ी, बस थोड़ा सा याद रखना, और ये ट्रिक हमेशा याद रखना, कभी भी अनुपात में दो तो x फ्री में दे दो, तो 2 और 5, 2 अनुपात 5 है, यानी एक 2x है और एक 5x है, संख्या मान लिया संख्या है चूंकि, तो पहली संख्या 2x और दूसरी 5x। इस प्रकार से प्रश्न ने जो बोला उस प्रकार से अपन ने कर दिया। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप है ना दोबारा एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब आगे क्वेश्चन में बढ़े, तो उदाहरण नंबर 11 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी जैसे अपन ने उदाहरण नंबर 8 किया था ना, बंसी के पास इतने सिक्के हैं, फिर ये है, वहाँ सिक्के था, वहाँ कितने थे 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के थे, यहाँ नोटों की बात कर दी गई है। वहाँ बंसी था, यहाँ देवी सी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ नोटों की बात की गई थी, वहाँ सिक्कों की बात की गई थी, 2 रुपये वाले और 5 वाले। इसी प्रकार यहाँ नोटों की बात कही है। कितने नोट हैं, वहाँ 2 सिक्के थे, यहाँ 3 नोट हैं, एक 50 रुपये वाला, एक 20 रुपये वाला और एक 10 रुपये वाला, ये तीनों नोट हैं। तो सबसे पहले अपन ने उनकी संख्या मानी थी x वगैरह, तो अपन ने संख्या मानेंगे, फिर उनका मूल्य भी निकाला था ना, जिस प्रकार कि एक सिक्के का मूल्य 5 रुपये, तो x सिक्कों का मूल्य 5x, इसी प्रकार अपन नोटों का मूल्य निकालेंगे। फिर उसके बाद जैसे उसमें दिया था ना टोटल मूल्य कितना है, उसमें दिया था अपना टोटल मूल्य कितना था 77 रुपये था, इसी प्रकार इसमें टोटल मूल्य 590 है। अब नोट बड़े हो गए ना तो पैसे भी बढ़ेंगे, तो वही अपन को जैसे सिक्कों की संख्या निकालनी थी, यहाँ नोटों की। हम वो क्यों बता रहे, क्योंकि आपने देखो वो क्वेश्चन कर चुका है, इसी जैसा है, बस सिर्फ वहाँ सिक्के थे, यहाँ नोट थे, वहाँ 2 सिक्के थे, यहाँ 3 नोट थे, ठीक है ना, बस संख्याएं बदल गई हैं, नंबर बदल गए, बाकी वही चीज़ है। यहाँ देखो, तो सबसे पहले अपन हल एक बार क्वेश्चन पढ़ ले रहे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देवी सी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं। कितने हैं, 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कितने नोट हैं उनके पास, 25 नोट हैं। तो अब देखो, जिनका मूल्य 590 है, मान ये भी बता दिया कुछ 50 के हैं और कुछ 20 के हैं और कुछ 10 के हैं, लेकिन टोटल मिला के जब नोटों की संख्या की बात करें तो कितनी है, टोटल 25 है, और उनका मूल्य कितना है 590 है, ठीक है ना। और यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात 3:1 से आ गया, अनुपात यानी अनुपात आया तुरंत याद आना चाहिए, x फ्री में 2, तो यानी 50 रुपये और 20 रुपये वाली संख्या कितनी है 3:5, यानी 50 वाली 3x, तो पहले 50 दिया तो पहले 3 दिया तो 3x है 50 वाली, और 20 रुपये बाद में दिया तो x, ये 5x बाद में है तो 5x, माने 50 रुपये की संख्या 3x और 20 रुपये वाली 5x। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा समझोगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे बन जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ देखो, तो अब सबसे पहले अपन लिखेंगे रुपये 50 वाले, क्योंकि पहले दिया ना 50 वाले नोट होंगे, रुपये 50 वाले नोटों की संख्या। देखो इनने क्या बोला था कि रुपये, यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या का अनुपात 3:5 है, तो पहले 50 बोला तो पहले 3x,
और फिर बाद में 20 बोला तो 5x। देखो x हमने बोला ना जहाँ अनुपात मिले वहाँ x फ्री में दो, तो ये 3x और 5x। तो रुपए 5 वाली नोटों की संख्या 3x, और इसी प्रकार से रुपए 20 वाले नोटों की संख्या बराबर कितनी है 5x। ठीक है ना। अब कहेंगे सर 10 वाला भी तो है, बेचारा फ्री में बैठा, उसका कुछ नहीं बताया, तो अपन उसको ऐसे नाराज नहीं करेंगे, अपन उसके लिए निकालेंगे। तो रुपए देखो उसको कैसे छोड़ेंगे, तो उसको भी लिखेंगे, दिया है क्योंकि रुपए 10 वाले नोटों की संख्या बराबर, देखो टोटल, अभी यहाँ दिमाग लगाना नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली अपन दिया है, अपन निकाल सकते कैसे। देखो 50 वाले नोट हो गए 3x और 20 वाले हो गए 5x, और टोटल नोट कितने दिए भैया, टोटल दिए हैं 25। कितने दिए हैं टोटल दिए अपन को 25, तो टोटल 25 दिए हैं, और इन दो जनों का पता है, एक का 3x और इनका 5x, तो टोटल दिए हैं 25, और इनमें से इन दोनों की घटा दोगे तो वो पता चल जाएगा। तो इन दोनों के कितने हुए 5x और 3x 8 है, मान टोटल 25 है, उसमें से 8x नोट घटा देंगे तो अपन को 10 वाले की आ गई। समझ में आए कैसे। जैसे मान लो टोटल 20 नोट है, मान लो रुपए 50 वाले मान लो 5 हैं और रुपए 20 वाले कितने हैं 6 हैं, तो जो दोनों को जोड़ दो तो कितने, दोनों के कितने 11। अब बचे कितने नोट हैं, तो टोटल 20 थे, इन दोनों को मिला के 11 हैं, तो 20 में से 11 घटाओ तो बचे 9, यानी जो भी 10 वाले बचे वो कितने बचे 9। तो इसी प्रकार टोटल पता है 25, और 50 वाले के 3x और 20 वाले के 5x, तो इन 50 और 20 वालों के टोटल कितने हो गए 8x, और टोटल है 25, तो 25 में से 8x घटा दोगे तो 10 वाले की बचे वाले की पता चल जाएगी। बस देखो ये थोड़ा सा यहाँ समझने वाला, हमने बोला था ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, पकड़ने वाला है, तो इसको समझना पड़ेगा। देखो बिल्कुल सिंपल है। हाँ आप कई जनों को आ गया होगा एक बार में, कई जो जिसको नहीं आया उनके लिए बता रहे हैं हम कि 50 वाले नोटों की संख्या, क्योंकि अनुपात दिया तो 3x, 20 वालों का 5x, अब टोटल इन दोनों के तो 3x और 5x हो गए, यानी टोटल 8x, जबकि टोटल नोट 25 है। अब 10 वालों का तो पता नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, तो 10 वाले नोटों की संख्या कितनी होगी, टोटल 25 है, इन दोनों का घटा देंगे तो तीसरे का पता चल जाएगा। जैसे मान लो टोटल आइसक्रीम 60 है, जिसमें से अपन ने मान लो एक जन को 10 दी और एक जन को 30 दी, तो टोटल कितनी बांट दी 40 बांट दी। अब बाकी बची कितनी बची, टोटल 40 बांट दी, तो 40 अपन ने घटा दिया तो बचा 20, यानी 20 बची। तो इसी प्रकार से टोटल नोट 25 थे, उनमें से 3x और 5x बांट दिए, तो बचे कितने इन दोनों को, माने जो टोटल कितने बांटे 5x और 3x बांटे, तो टोटल कितने बांटे 8x, तो 8x घटा दिया अपन ने टोटल 25 में से, तो वो आ गया 10 वाले का। समझ रहे ना, इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये तो आई संख्या, ये तो अपनी क्या आई संख्या। अब अपन मानेंगे मूल्य, रुपए 50 वाले, देखो कैसे किया था वो सिक्के वाला, पहले उनकी संख्या निकाली थी सिक्कों की, फिर उनका मूल्य निकाला था कि कितने पैसे हैं दरअसल में। तो रुपए 50 वाले नोटों का मूल्य कितना, तो रुपए 50 वाले नोटों का मूल्य कितना होगा। देखो एक नोट की कीमत कितनी है 50 रुपए, और 50 के नोट कितने हैं 3x, तो 50 गुणित 3x, तो कितना आ गया 50 × 150, यानी 150x, यानी 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य 150x। इसी प्रकार रुपए 20 वाले, अब रुपए 20 वाले नोटों का मूल्य कितना होगा। देखो एक मूल्य का कीमत 20, एक नोट कितने का है 20 का है, तो 20 के कितने नोट है 5x, तो 5x गुणित 20, तो 20 पंचे 100, और ये x है तो x, तो आ गया 100x। क्लियर। अब रुपए 10 वाले नोटों का मूल्य बराबर कितना आएगा, नोटों का मूल्य रुपए 10 वाले, देखो कितने नोट 25 माइनस 8x, कितने हैं 25 माइनस 8 है, तो एक नोट की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 25 माइनस 8x नोट की कीमत क्या होगी 25 माइनस 8x गुणित 10, जितने का भी है उसका गुणा कर रहे हैं ना। देखो एक नोट 50 का, तो 3x नोट है तो 50 गुणित 3x, एक नोट है ना 20 रुपये का है तो 5x नोट कितने होंगे 5x गुणित 20। इसी प्रकार से 10 रुपये वाले कितने नोट है 25 माइनस 8x, तो एक नोट है ना 10 का है, तो इतने नोट कितने के होंगे, इतनी संख्या है ना, तो 25 माइनस 8x गुणित 10, तो इसका गुणा करो, पहले 10 का 250 25 में होगा तो 250, बीच में माइनस है तो माइनस, अब 10 का गुणा 8x में होगा तो आएगा 80x, कितना आ जाएगा 80x, तो ये मूल्य हो गए। क्लियर। अब देखो
अब अपन प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। अब प्रश्न ने क्या बोला था, टोटल रुपए अपने पास कितने हैं 590, माने ये इतना मूल्य 50 वाले का, 20 वाले का और ये 10 वाले का, इन टोटल का योग, माने टोटल मूल्य जो है ये कुछ 50 के मूल्य हैं, कुछ 20 वाले नोटों का मूल्य है, कुछ 10 वाले नोटों का मूल्य है, इसी प्रकार ये 50 वाले नोटों का मूल्य, 20 वाले का, 10 वाले का, आनंद, तो ये है ना। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इन पूरे का योग जोड़ देंगे। तो अगली स्लाइड में अपन करते हैं। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्योंकि वहाँ जगह नहीं बची, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा था कि टोटल पैसे कितने हैं 590, तो 50 वाले का मूल्य कितना आया था 150x, आपको बता दें, देख लें सही है, देखो आप देख लो, 50 वाले का 150x, 20 वाले का 100x और इसका 250 माइनस 80x, तो 150x प्लस 100x प्लस उसके बाद क्या आएगा 250 माइनस 80x, समझ रहे हो, बराबर कितना मूल्य था 590। तो अब देखो, अब इनको जोड़ो, 150x और 100x कितने हो गए 250x, 250x में से 80x घटा दो आप, तो कितने बचेंगे आपको 170x, और ये प्लस 250 बराबर 590। अब ये 250 उस साइड जाएगा तो प्लस का है 250, उस साइड जाके काय का हो जाएगा माइनस का 250 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 590 में से जब अपन 250 घटाएंगे तो आंसर आएगा 340, कितना आएगा 340, ठीक है ना। अब 170 यहाँ गुणा में है और सही जाके काय में हो जाएगा भाग में, भाग यानी बटे में, तो 170 एकम 170, 170 दूनी 340, तो x बराबर आ गया 2/1 और बटे में 1 से कोई मतलब नहीं, यानी x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, अभी x का मान आया है, जबकि अपन को ज्ञात क्या करना है नोटों की संख्या, तो सबसे पहले अपन ने क्या माना था, अतः 50 रुपये 50 वाले नोटों की संख्या, कितनी मानी थी नोटों की संख्या, इसकी मानी थी 3x, कितनी मानी थी 3x, तो 3 बीच में कोई निशानी गुणा और x का मान 2, तो 3 दूनी 6, यानी 50 वाले कितने नोट थे 6 थे। इसी प्रकार से रुपये 20 वाले नोटों की संख्या, 20 वाले नोटों की संख्या कितनी मानी थी 5x, मिला लेना आप देखो, ये मानी थी 5x, यहाँ 3x और ये 25 माइनस 8x, ठीक है ना। तो 5x कितना 5, बीच में कोई निशान नहीं गुणा और x कितना आया 2, तो 5 दूनी 10, यानी 20 वाले नोट कितने थे 10 थे, और बचा कितने रुपए वाला 10 वाला, तो रुपये 10 वाले नोटों की संख्या बराबर कितना आया, कितना माना था 25 माइनस 8x, कितना माना था 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस 8 है तो 8, x का मान 2, ठीक है ना। तो 25 माइनस 8 दूनी 16, तो 25, ये 8 दूनी 16 यहाँ अच्छे से लिख दीजिए मैं आपको दिखे, 25 माइनस 16, तो कितना आया 25 में से 16 घटाया तो 9, यानी 10 वाले नोटों के मूल्य मान 10 वाले नोटों की संख्या कितनी है 9, तो आ गया 50 वाले 6 नोट, 20 वाले 10 नोट और 10 वाले 9 नोट, इन टोटल को मिला लो तो आपको 590 ही आएगा, मतलब अपना आंसर सही है, यानी अपन ने ये सवाल अच्छे से कर लिया और उत्तर भी सही आ गया। समझ में आया ना। तो बस इसी प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करने थे। अगर यहाँ भी कोई को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और अच्छे से समझिए और बार बार प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि गणित मांगती है आपसे प्रैक्टिस। जब तक आप बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, करते हुए नहीं देखेंगे, तब तक आप पे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अपन ने उदाहरण नंबर 11 तक कर लिया है। अब इस लेक्चर को अपन यहीं विराम करेंगे। अब अगले लेक्चर से, ये दूसरा लेक्चर है, अगला तीसरे लेक्चर से अपन करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो अपन अगले लेक्चर से प्रश्नावली 2.2 करते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।